फोकस करेंगे और ऑटो इंस्टलरी स्पेस में एनआरबी बेयरिंग्स इस वक्त 9.5% से के करीब इस वक्त यहाँ पर तेजी नजर आ रही है। कपिल, एनआरबी बेयरिंग्स कैसा लग रहा है आपको? जी, एनआरबी बेयरिंग का जो हम स्ट्रक्चर देखते हैं तो काफी प्राइस में मूव अच्छा मिलता मिलता है, उसके बाद में डाइजेस्ट करता है अपने प्रीवियस मूव को और फिर से एक फ्रेश अपसाइड मोमेंटम देखने मिला, जो कि काफी एक हेल्दी साइन होती है। आज के दिन में इस महीने में अगर स्टॉक पर देखने जाए तो 15% का यानी गिने चुने दिन हुए हैं, लेकिन 15% की ऑलरेडी मोमेंटम आ चुकी है। आज का दिन भी काफी भारी मोमेंटम है और ये मोमेंटम आपके कान का भी ब्रेकआउट के बाद में मिली हुई है। अब स्टॉक 280 से 380 के लेवल पे कुछ ही 3 से 4 दिन में आया हुआ है, तो मोमेंटम तो आपका थोड़ा सा स्ट्रेच ऑफकोर्स हो ही गया है। तो ऐसे स्टॉक्स में मैं देखता हूँ कि जो भी आपकी बहुत बड़ी एक्सपांडेड रेंज कैंडल जिसको हम कहते हैं वो बन जाती है, तो काफी बार होता है कि एक्सपांडेड रेंज कैंडल को मिड पॉइंट तक रिट्रेस करता है। तो 386 के लेवल पे चल रहा है। मेरे लिए आइडियल एंट्री पॉइंट कुछ 366 के यहाँ पे रहेगा, जो कि मिडिल पॉइंट ऑफ द कैंडल है, और वहां से मुझे कुछ रिवर्सल साइन देखने मिलता है तो ऑफकोर्स बाय करने अपॉर्चुनिटी बनती है। ऑटो एंसिलरीज में अक्रॉस द सेक्टर हम देखते हैं तो काफी सारे स्टॉक्स में अच्छा सा बिल्कुल रुझान हमें देखने मिल रहा है, तो थोड़े से रिट्रेसमेंट में यहाँ पे बाय अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये है नजरिया, एक विस्तृत नजरिया एनआरबी बेयरिंग्स पे इस वक्त आता हुआ। रवि, एक जरा एनबीएफसी स्पेस में देखिए, आईएफसीआई आज 2% से ऊपर है स्टॉक, हालांकि हम देख रहे हैं पीएफसी आरईसी लगातार बेहतर कर रहे हैं। यहां पर आपका क्या नजरिया बन रहा है? रवि, आप तक आवाज पहुंच रही है? जी, आवाज पहुंच रही है, जी बिल्कुल। जी जी, बताएं एनबीएफसी स्पेस में आपका नजरिया, खासतौर पे आईएफसीआई को जरा देखिए। देखिए, आईएफसीआई इस समय चल रहा है 29 रुपए के पास, और अगर देखा जाए तो इंट्राडे चार्ट पे जब ये एक बार को अगर 30 का लेवल निकलता है तो वापस से 35 और 36 लेवल तक जा सकता है। तो फिलहाल तो मोमेंटम यहाँ पर कंसोलिडेट कर रहा है, तो मुझे लगता है अभी 1 से 2 दिन तक इसमें ये कंसोलिडेशन यहाँ पर चलती रहेगी। लेकिन एनबीएफसी स्पेस में अगर ओवरऑल कंपैरिजन किया जाए तो थोड़ा सा बुलिशनेस यहाँ पर बनी रह सकती है, और ओवरऑल स्ट्रक्चर जो है वो थोड़े से स्ट्रांग लग रहे हैं। जैसे कि अगर आप एनबीएफसी में इसके कंपैरिजन में अगर आप उत्कर्ष बैंक को देखें तो वो ज्यादा उज्जीवन फाइनेंस यहाँ पर ज्यादा अग्रेसिव दिखाई दे रहा है, यूग्रो कैपिटल यहाँ पर ज्यादा अग्रेसिव दिखाई दे रहे हैं। तो मुझे लगता है कि उस तरफ ज्यादा फोकस किया जा सकता है। आईएफसीआई थोड़ा सा यहाँ पर कंसोलिडेट करता हुआ नजर आ रहा है। सेक्टर पर फोकस करते हैं। कपिल, जरा आईटी शेयरों को का विश्लेषण कीजिए। नजर सी लग गई आईटी शेयरों में। हम देखते हैं कि एक आता है, एक बेहतर वक्त आता है, लेकिन ये बेहतर वक्त बहुत लंबे समय तक टिक नहीं पाता। और आज भी हम देख रहे हैं कि टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल टेक का हर तरफ गिरावट नजर आ रही है। और टेक महिंद्रा हो, विप्रो, एलटीआई, माइंडट्री, मतलब पूरे पॉकेट में प्रेशर बना हुआ है। जरा बताएं क्या नजरिया बन रहा है आपका? प्रशांत जी, सबसे पहले मैं उसका एक आपका जो ब्रॉडर स्ट्रक्चर जो रहा हुआ है, मैंने उसका कुछ 22 साल के जो सीजनलिटी के एनालिसिस किया हुआ है, तो वहां पे सबसे बेस्ट महीना आपका दिसंबर महीने का होता है। दिसंबर महीने में आईटी स्टॉक्स में काफी बखूबी अच्छा मूव हमने दिया देखने मिला हुआ था। लेकिन जो आपका फर्स्ट 6 मंथ्स होते हैं तो वहां पे आईटी सेक्टर की थोड़ी सी कमजोरी हमें देखने मिलती है। तो आपका जो सेकंड पार्ट ऑफ द ईयर होता है वो नॉर्मली आईटी सेक्टर के लिए अच्छा होता है, और जो फर्स्ट पार्ट ऑफ द ईयर होता है वो आईटी सेक्टर के लिए पिछले 22 सालों का जो मेरा रुझान मेरा ओवरव्यू रहा हुआ है, तो वहां वीक देखने मिलते हैं। और भी टेक्निकली जब भी मैं इस देखता हूँ तो स्टॉक प्राइस में या फिर आईटी इंडेक्स में काफी अच्छा मूव आया था। 36 के लेवल 36,000 के एक लेवल को यहाँ पे टच किया था। मार्केट काफी ऊपर मूव कर रही है, लेकिन ये स्टॉक वहां पे कुछ ना कुछ एक डिस्ट्रीब्यूशन पैच काइंड ऑफ फॉर्म कर रहा है। तो एक बार ये 34,500 का सपोर्ट लेवल है, लेकिन उसके टूटने के चांसेस ज्यादा लग रहे हैं। लेकिन 34,500 का लेवल अगर ब्रीच कर जाता है तो ज्यादा अच्छा चांस रहेंगे कि वो स्टॉक इंडेक्स बाद में 32,800 को भी टेस्ट कर सकता है, उसके बाद में आपका 32,000 के लिए भी टेस्ट कर सकता है। लेकिन ये जो गिरावट आती है और जहां पे जिसका व्यू पोजिशनल पर्सपेक्टिव में होता है, तो इन गिरावट में डिसेंट गिरावट के बाद में 1 से 1.5 साल के लिए बाद में इसको आईटी इंडेक्स को बाय कर सकते हैं। लेकिन करंटली तो इसमें वीकनेस मुझे और भी ज्यादा लग रही है। ठीक है, तो ये है कुछ आईटी स्टॉक्स पर व्यू हैं और रुक करते हैं हमारे अगले सेगमेंट का, ऑप्शन के चैंपियंस। और इस वक्त हमारे साथ रुचित जैन मौजूद हैं 5paisa.com से। रुचित, थैंक यू सो मच समय देने के लिए। बताइए क्या रणनीति सुझाएंगे आप?
जी, वेरी गुड आफ्टरनून। वेल, रणनीति पीएसयू बैंक में से कैनरा बैंक में है। सो आइडियली हम देख रहे हैं कि ऑल्दो बैंकिंग इंडेक्स में प्राइवेट सेक्टर हैविट्स में थोड़ा प्रेशर है, बट ये पीएसयू बैंक नो न्यू हाइज बना रहे हैं और कैनरा बैंक ने भी अपने प्रीवियस स्विंग हाई के ऊपर ब्रेकआउट दिया है। कैश मार्केट में अच्छे वॉल्यूम्स और डेरिवेटिव सेगमेंट के डेटा देखेंगे तो 450 और 440 दोनों ही कॉल राइटर्स अपने पोजिशन अनवाइंड कर रहे हैं। अब 450 में आज के डेटा में लगभग 12 साढ़े 12 लाख का ओपन इंटरेस्ट कम हुआ है, उसके बावजूद और 29 लाख का हुआ है आउटस्टैंडिंग, यानी जो कॉल राइटर्स है उनमें और अनवाइंडिंग हो सकती है। तो ये शॉर्ट कवरिंग अलॉन्ग विद फ्रेश लॉन्ग बिल्टअप का मूव कैनरा बैंक में हम देख सकते हैं। तो इसको मैं एक बुलकॉल स्प्रेड के थ्रू प्ले करने की सलाह दूंगा, जहां पे एट द मनी 460 का कॉल ऑप्शन बाय करे और हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट जो 480 है वो रेजिस्टेंस है, तो वो 480 का कॉल ऑप्शन साथ में बेचे। तो नेट प्रीमियम ऑफ 8.5 रुपए का होगा, जिसपे 5.75 का स्टॉप लॉस, 13 रुपए के टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। रुचित, इसमें अधिकतम मुनाफा 7,000, नुकसान ज्यादा दिखाई दे रहा है 12,000 का। चलिए, ये रणनीति है। स्टॉप लॉस का ध्यान में रखते हुए कैनरा बैंक पर आप ट्रेड कीजिए। 4% ऊपर ये स्टॉक इस वक्त कारोबार कर रहा है और एक रिस्क डिस्क्लोजर भी ऑप्शन में ट्रेड करिए तो संभल के ट्रेड करिए, क्योंकि ज्यादातर लोगों को उसमें नुकसान होता है। चला देते हैं, उन्होंने कैनरा बैंक में सलाह दी थी, बुल स्प्रेड स्ट्रैटेजी सुझाई थी रुचित ने, और वो आपको दिखा देते हैं। 460 का कॉल ऑप्शन खरीदने की सलाह 8.5 रुपए पर, लक्ष्य 13 रुपए का था, स्टॉप लॉस 5.75 का, तो 8.5 रुपए के आसपास मिल रही है। 480 का कॉल ऑप्शन, 460 का कॉल ऑप्शन एक खरीदे और 480 का कॉल ऑप्शन बेचने की सलाह यहाँ पर रुचित की तरफ से थी, जिसमें कि अधिकतम मुनाफा जो आपको हो सकता है वो है 12,150 का, अधिकतम नुकसान 7,425 का। ये भी डेटा हमने आपको दे दिया, सो दैट अकॉर्डिंग आप अपनी रणनीति स्टॉक में बता सकते हैं। और सरकारी बैंकों में आगे बढ़ते हैं, कुछ और भी स्टॉक्स पर चर्चा कर लेते हैं। आज फार्मा स्टॉक्स में बार बार नजर जा रही है और इसमें वॉकहार्ट पर एक बार राय ले लेते हैं। यहाँ पर भी एक स्पाइक आया था स्टॉक में। कपिल, क्या सलाह देंगे वॉकहार्ट में? क्या मौजूदा स्तर पर आपको कोई ट्रेड लग रहा है, कुछ बीटीएससी ट्रेड लेके जाना चाहिए क्या स्टॉक में? बेसिकली वही है, फार्मा सबसे पॉजिटिव मोमेंटम में, और उसका जो वॉकहार्ट का जो मंथली चार्ट से डेली टाइम फ्रेम में जो ट्रैवल करता हूँ, और जिस हिसाब से हर एक टाइम पे उसका जो टोन बना हुआ है वो कहाँ ना कहाँ पे पॉजिटिव अंडरलाइन टोन ही बना हुआ है। स्टॉक प्राइस ने डबल बॉटम का फॉर्मेशन का ब्रेकआउट जो हम कहते हैं वो भी ड्यू है स्टॉक प्राइस में। हाँ, यानी पॉजिटिव मोमेंटम तो अभी चल रही है, सेक्टर का भी एक टेलविंड हमें यहाँ पे देखने मिल रहा है, लेकिन स्टॉक ओवर स्ट्रेच है और इतना भी ज्यादा आज के दिन में इतना ट्रैक्शन इस पर्टिकुलर काउंटर में हमें देखने नहीं मिला हुआ है। ऊपर से लेवल पे थोड़ा सा हमें सेलिंग प्रेशर देखने मिला हुआ है। बीटीएसटी का अगर हम काउंटर देखते हैं तो मैं और दो स्टॉक का सुझाव देना चाहूंगा। एक तो टोरेंट फार्मा है, जहां पे मोमेंटम काफी ऑन है, डे हाई की जो सीक्वेंस है वो बनती जा रही है। और दूसरा जो बैंकिंग साइड से मैं देखता हूँ तो बैंक ऑफ इंडिया का भी एक स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव हो रहा है। तो और टोरेंट फार्मा और बैंक ऑफ इंडिया बीटीएसटी के लिए हम प्रिफर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थी वॉकहार्ट फार्मा पे राय।